हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में लेके आए हैं ख़ास तौर से CSIR नेट के बारे में। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, क्योंकि उनकी जो MSc है वो हो सकती है बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, जेनेटिक्स से हो, या किसी भी बायोलॉजी से लिंक्ड जो सब्जेक्ट है उनसे किसी से भी उनकी MSc हो सकती है। और हो सकते हैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी MSc में अभी उनकी अपीयरिंग है या MSc वो कर रहे हैं। तो सबका टारगेट है कहीं ना कहीं एक ही होता है, जो MSc कर रहे हैं लाइफ साइंस से, तो उनका एक ही टारगेट होता है कैसे भी करके उनकी कि MSc के साथ साथ उनकी नेट या JRF है वो क्लियर हो जाए। और नेट JRF क्लियर के लिए आपको सबसे पहले जो अपना टारगेट है वो क्या है कि आपको स्टडी किस प्रकार से करनी है और कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है आपको, और स्टडी करने के दौरान कौन से जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है, और किन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है और किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। उन सभी चीज़ों को अपन इसी वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखें, ताकि आपको इस प्रकार से CSIR के जो नोटिफिकेशन है वो आपको अवेलेबल हो सके। CSIR से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो आपको अवेलेबल हो सके। और काफ़ी जो वीडियो हैं जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं वो भी आप इस वीडियो के थ्रू या अपने जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि CSIR नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, या अपन देखें कि CSIR नेट को पढ़े कैसे, उनके सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, और पढ़ा हुआ जो है वो याद कैसे रखें, और कितना पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट है कितना पढ़ें, और दिन में कितना टाइम पढ़ें, या फिर ये कहें अपन कि क्या बिना कोचिंग के भी अपना जो नेट है या JRF वो क्लियर हो सकता है, या कोचिंग करना कंपलसरी है। तो उन सभी चीज़ों के लिए इन सभी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो अभी अपन इस वीडियो में करेंगे। और इन सभी आंसर के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखें कि कोई भी जो स्टूडेंट है ख़ास तौर से जो CSIR नेट की प्रिपरेशन करता है तो उसके माइंड में काफ़ी ऐसे उलझने या इस प्रकार की जो क्वेश्चंस है या डाउट्स है वो आते हैं कि CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए हम क्या पढ़ें। सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या पढ़ें और कहाँ से शुरू करें, सबसे पहला। उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें आती है, पढ़ने का सही तरीका क्या है, कौन सी चीज़ें किस प्रकार से पढ़ें। फिर आता है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रहे, कि हम पढ़ते हैं पढ़ने के बाद लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं या वो भूल जाते हैं पढ़ा हुआ। आगे आता है कि क्या नेट करने के लिए या JRF करने के लिए कोचिंग करना ही कंपलसरी है या नहीं है, क्या हम सेल्फ स्टडी करके नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते क्या, या JRF नहीं कर सकते क्या। तो इन सभी का अपन 1 बाय 1 देखें। सबसे पहला जो डाउट है कि लाइफ साइंस के लिए क्या पढ़ें। तो लाइफ साइंस के लिए देखो क्या पढ़ने की बात है, तो पढ़ना तो आपको सीधा सीधा सा ही है कि भाई आपकी जो 13 यूनिट है, जिसका आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और आपने जो सिलेबस है, अगर आपको सिलेबस का नहीं पता है तो सिलेबस आप देख सकते हो। वो जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। तो यहाँ पर आप जो यूनिट है, सिलेबस है, वो लाइफ साइंस का सबसे पहले आप देखें, सिलेबस को आप समझें कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। क्योंकि कोई भी चीज़ की अपन प्रिपरेशन करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। सिलेबस की लाइन टू लाइन टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो 13 यूनिट है, जैसे सबसे बेसिक यूनिट है कि क्या पढ़े, तो सबसे पहला अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आती है कि मेन जो क्वेश्चन आता है वो बच्चों का आता है कि सर हम जो है वो हिंदी मीडियम से हैं, और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं तो हमें बेसिक जो है वो इतना मतलब अच्छा नहीं है, यूँ कह सकते हैं अपन, तो हमारा वीक रह गया है। तो क्या हम भी नेट की तैयारी कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। कोई भी बंदा अपने आप में वीक नहीं होता है, सिर्फ उसकी है तो उसका टारगेट, उसका गोल, और उसका जिस चीज़ के पीछे वो पड़ा है उस चीज़ को पाने की उसकी जो लगन है, उसको ध्यान में रखते हुए वो किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकता है, कंप्लीट भी कर सकता है। तो कोई भी ये नहीं सोचे हम हिंदी मीडियम से, कोई इंग्लिश मीडियम से। हिंदी वाले जो हैं वो आज आप देख रहे हो हर एक लाइन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक RS IAS लेवल के लिए है, वहाँ पर भी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी क्वालिफाई करते हैं।
और रही बात नेट की, नेट के अंदर जो पेपर आता है उसमें दोनों मीडियम आते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आता है। और फॉर्म जो फिलअप करते वक्त अगर आप हिंदी मीडियम डालते हो तो आपको दोनों लैंग्वेज वहाँ पर मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने केवल इंग्लिश मीडियम डाला है तो आपको केवल इंग्लिश मिलेगी, लेकिन आप हिंदी मीडियम डालना जिसके कारण से दोनों लैंग्वेज आपको अवेलेबल हो सके। सबसे पहले अपन करें कि स्टार्ट कहाँ से करें। काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमेशा अपन बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे अपन ए से स्टार्ट करेंगे तभी तो अपन आगे तक बढ़ते जाएंगे, जी है, ओ है, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। मतलब यहाँ पर अपन इसी वे के अंदर XYZ तक। तो यहाँ से अपन पढ़ना कहाँ से पड़ेगा, अपने को ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। ए सीखेंगे, फिर बी सीखेंगे, फिर सी सीखेंगे। इसी प्रकार से इसी लाइन में चलना है। सेम इसी प्रकार से CSIR नेट में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट यूनिट से। आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में से भी सबसे मेन जो टॉपिक है, सबसे बेसिक जो है, वो आप स्टार्ट करोगे। कार्बोहाइड्रेट। सबसे बेसिक जो टॉपिक है आपको कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स टाइप्स कौन से हैं, मोनोमर कौन से हैं, डाइसेक्राइड कौन से हैं, पॉलीमर कौन से हैं, या पॉलीसेक्राइड्स कौन से हैं, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, क्या क्या उनके एक्सेप्शन है, कौन से उनके एपीमर है, कौन से उनके स्टेरियोआइसोमर हैं, कौन सी चीज़ें क्या है। तो ये सबसे बेसिक जो यूनिट है वो आपको स्टार्ट करनी है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का एक थ्योरी कंप्लीट की, आपने क्या पढ़ा, थ्योरी पढ़ी। अब आप अपना नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो कितना याद है। तो यदि आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, तो सबसे पहले आप उसी की थ्योरी पढ़ने के बाद उसी पर्टिकुलर टॉपिक की आप MCQ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखें आप एक बार। मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट का अगर मोनोसेक्राइड्स पढ़ा है तो मोनोसेक्राइड्स का आप क्या चेक करके देखोगे, MCQ है वो सोल्व करके देखोगे। और वो MCQ जो खास तौर से CSIR नेट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, तो मैंने बुक पहले भी बता रखी है कि आप ये बुक ले सकते हो। IFAS जोधपुर की जो कोचिंग है कैलाश सर की, वहाँ उनकी जो बुक है वो भी ले सकते हो ऑब्जेक्टिव, या फिर जो पाथ फाइंडर है दिल्ली की कोचिंग है, उनकी बुक भी ले सकते हो, उनमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके साथ में आप सोल्व कीजिए। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कितना आपको सही आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, किस प्रकार से कंसेप्ट लगाने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप जैसे स्टार्ट करते हो तो अपन क्या स्टार्ट करें, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया आपने, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करते ही आप स्टार्ट करोगे आप स्टार्ट कीजिए न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आप लोगों ने हमेशा से पढ़ते आए हैं, DNA RNA tRNA RNA DNA सब चीज़ें मतलब पढ़ते आए हो आप लोग। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो पढ़िए आप न्यूक्लिक एसिड की, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। और न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को साथ साथ ही MCQ जो है वो उसको सोल्व करें। ये आ गया। इसके बाद में जैसे अपन पढ़ें तो यहाँ इसको साथ साथ अपन लेके चले, तो यहाँ इसको देखें आगे जो एमिनो एसिड, आगे अपन क्या पढ़े, एमिनो एसिड पढ़े। एमिनो एसिड, प्रत्येक एमिनो एसिड जो 20 या 21 जो एमिनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स पढ़े, उनके एक्सेप्शंस पढ़े, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा। एमिनो एसिड्स की प्रत्येक स्ट्रक्चर जरूर याद करें, स्ट्रक्चर याद करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद करें, कौन से में एल्कोहलिक कंटेन है, कौन से में सल्फर कंटेनिंग है, कौन से में डबल किरल कार्बन है, कौन से में सिंगल किरल कार्बन है। ये सब चीज़ें आप बेसिक चीज़ें करें और साथ में एमिनो एसिड्स के क्या करें आप क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके बाद में लिपिड्स पढ़े। लिपिड्स के अंदर लिपिड्स के टाइप्स हैं और लिपिड के अंदर जो ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड है उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका फॉर्मेशन है, उनके सिंथेसिस है, उनका डिग्रेडेशन है और उनके मेटाबॉलिज्म है, उनका रोल है, वो सभी पढ़े। और साथ में उसके लिपिड के क्या करें, MCQ सॉल्व करें। इसी प्रकार से फिर आगे अपन देखें, प्रोटीन पढ़े।
आपने एमिनो एसिड पढ़े हैं तो उसके बाद में प्रोटीन ज़रूर पढ़ें और प्रोटीन के साथ उसके MCQ ज़रूर सोल्व करें। इस प्रकार से आपको जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इस प्रकार से एकदम स्लो पढ़ना है आपको। जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो उन टॉपिक के MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, वो ज़रूर सोल्व करें। खास तौर से इन बुक से, इन दोनों बुकों में से जो भी आपके अफोर्ड कर सको वो बुक ले आना और MCQ ज़रूर सोल्व करें, ताकि आपको एक आइडिया लगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस प्रकार से इसके बाद में अपन देखें यहाँ पर जैसे विटामिन्स पढ़े, विटामिन्स के सभी टाइप्स पढ़ें, वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, विटामिन्स की प्रॉपर्टी पढ़े, विटामिन्स एक्ट एज ए कोफैक्टर के रूप में काम आते हैं वो चीज़ें पढ़ें, तो वो सब चीज़ें पढ़ें। इसके बाद में एंजाइम्स पढ़ें, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ें, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, एंजाइम की काइनेटिक्स एनर्जी पढ़ें और एंजाइम्स के इनहिबिटर्स पढ़ें। इनहिबिटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो इनमें से लगभग जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, वो वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, प्रोटीन से एंजाइम सब चीज़ों की, तो ये भी आप देख सकते हो। तो और प्रत्येक के मैंने कह दिया आपको MCQ जो है वो सोल्व करने हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से CSIR नेट की आपको प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है बच्चे स्टार्ट करने से पहले कतराते हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा सर कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है 1 by 1। उसके बाद में आप जैसे फर्स्ट यूनिट को कवर कर लेते हो आप कंप्लीट को, तब आपको एंटर करना है यूनिट सेकेंड के अंदर। यूनिट सेकेंड के अंदर इसी प्रकार से यूनिट सेकेंड के अंदर अपन देखें कि जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को 1 by 1 करके आपको पढ़ने हैं। फिर उसी प्रकार से यूनिट थर्ड आ जाएगी, जिसमें मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, वो सभी आ जाएंगे, जिसमें रेप्लिकेशन आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा। वो सभी चीज़ें 1 by 1 आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। इस प्रकार से आपका पढ़ने का मेथड होना चाहिए और इसी प्रकार से आपको स्टार्ट करना है CSIR लाइफ साइंस का कोर्स को स्टार्ट करना है सबसे। अब पढ़ने का सही तरीका भी आ गया इसी में कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। आप किसी भी टॉपिक को सॉल्व करते हो, किसी भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते ही आप उसके MCQ ज़रूर देखिए, वो पढ़ने का आपका सही रहेगा, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा कि आपका पढ़ा हुआ है वो कितना याद है और पढ़ा हुए में से आपके कितने कंसेप्ट है वो क्लियर हुए हैं। क्या आप इस प्रकार के क्वेश्चन से CSIR नेट एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये आपका सबसे पढ़ने का तरीका, सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरी चीज़ अपन देखें, याद करने का सही तरीका है कि पढ़ा हुआ जो है वो याद कैसे रखें। याद करने के लिए अपन देखें, जैसे आज अपन ने एक टॉपिक पढ़ा एमिनो एसिड। फर्स्ट टाइम आपने एमिनो एसिड पढ़ा। एमिनो एसिड में सिंपल सा आपने पढ़ा कि एमिनो एसिड जो है वो 20 टाइप्स के हैं। एक्सेप्शनल एक 1 यूज में आता है, ओवरऑल ये जो है 21 प्रकार के माने जाते हैं। बेसिक चीज़ें पढ़ी आपने एमिनो एसिड्स की। आगे 1 by 1 की एमिनो एसिड्स की आपने स्ट्रक्चर देखी कि प्रत्येक के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है और एक एमिनो ग्रुप पाया जाता है जो किरल कार्बन के ऊपर कनेक्टेड रहता है। जैसे यहाँ पर देखें अपन, इस प्रकार से साइड चेन प्रेजेंट होती है, ये किरल सेंटर प्रेजेंट होता है। ये आप देखें, इनके प्रत्येक स्ट्रक्चर आप आपने रट ली, अच्छे से लिख के रट लिया, कैसे भी रट ली, कंसेप्ट समझ के रट लिया, कैसे भी रट लिया। उसके बाद में अगर आपको ये चीज़ ज़रूर देखिए कि आप बैठे बैठे या जब भी आप सोते हो उस टाइम में आपके माइंड में थोड़ा सा आप क्लिक करके ज़रूर चलिए कि क्या आज अपने दिन में जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो माइंड में एक बार रिवाइज कीजिए सोते टाइम पे 5-10 मिनट के लिए। इस प्रकार से ऐसी स्ट्रक्चर थी।
जिसकी स्ट्रक्चर याद नहीं होती है, सबसे बेस्ट मेथड तो यही है पढ़ने का, याद रखने का, कि जो चीज़ें याद नहीं हैं उसको थोड़ा सा पेज पलट के एक बार ज़रूर देख ले कि अच्छा ये तो ये चीज़ थी। तो उससे क्या माइंड में वो चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। और दूसरी चीज़ अपन देखें कि अगर आज आपने फर्स्ट डे पढ़ा है, अगर आपने फर्स्ट डे पढ़ा है किसी चीज़ को, तो उसी चीज़ को थर्ड डे तक उसको रिपीट ज़रूर कर लें एक बार। मतलब आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको थर्ड डे तक उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। थर्ड डे रिवाइज करोगे और उसके बाद में 7 डेज, उसके 7 दिन बाद एक बार उसको ज़रूर देख लें। इसी प्रकार से 7 दिन बाद अपन मानते हैं 21 डेज, आप उसको 20 या 15 दिन के बाद में एक बार उसको और देख लें। इस प्रकार से पढ़ा हुआ 1 डे का, फिर उसका थर्ड डे, फिर 7 डे और फिर 21 डे, इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ा हुआ जो भी आपने पढ़ा है वो आपके कहाँ चलता है, जो आपकी परमानेंट मेमोरी है वहाँ पर आपके जाके क्या होता है, वो स्टोर होता है। तो परमानेंट में मेमोरी के अंदर एक टेम्परेरी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी अपन किसी भी चीज़ को एक बार देखते हैं तो वो टेम्परेरी मेमोरी में जाता है, कुछ टाइम बाद रिप्लेसमेंट हो जाता है उसका, मतलब निकल जाती है वो विचार। लेकिन अगर आप परमानेंट मेमोरी में कोई चीज़ आपकी जाती है तो वो लाइफ टाइम तक या बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है। इसलिए उसको परमानेंट मेमोरी में ले जाने के लिए सही मेथड है आपका पढ़ा हुआ 1 डे, थर्ड डे, 7 डे और 21 डे। इस साइकिल से अगर आप चलते हो तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हो। और यही अपना सबसे बढ़िया है याद रखने का सही तरीका। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो तो उसको इस प्रकार से रिवाइज ज़रूर कर लो। 1 डे किया है, थर्ड डे रिवाइज कर लो एक बार उसी को, फिर 7 डे में कर लो, 21 डे में कर लो, आपको कंफर्म वो चीज़ें याद हो जाएगी। इस प्रकार से याद अपन कर सकते हैं। अगला आता है कोचिंग का मामला, कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए क्या कोचिंग का करना आवश्यक है या नहीं है। तो देखो इसमें मेन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो अपन ये कहेंगे कोचिंग करना कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पढ़ने का जुनून है वो कैसा है, उसके कंसेप्ट कैसे क्लियर हैं। क्योंकि आज तो अपन जानते हैं यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के ऊपर लगभग सभी यूनिट, सभी टॉपिक के आपको जो वीडियो हैं वो अवेलेबल हैं। बस करना है तो आपको करना है, प्रत्येक वीडियो को देखिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको समझिए, वो करना है। तो इसलिए कंपलसरी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, कोचिंग कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं जो है सेल्फ स्टडी में प्रॉपर टाइमिंग मैनेजमेंट या नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आप। क्योंकि कोचिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेगुलरिटी बनी रहती है। क्योंकि डेली जैसे 4 घंटे पढ़ना है तो वो फिक्स 4 घंटे बाद जाएगा, रेगुलरिटी बनी है, उसको आके वापस रिवाइज करेगा, वो रेगुलरिटी बनी रहती है। लेकिन जो स्टूडेंट अपने खुद के प्रति सीरियस है, खुद का टाइम मैनेज कर सकता है, रेगुलरिटी मैनेज कर सकता है वो, तो उसको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। वो सेल्फ स्टडी में JRF क्या टॉप कर सकता है वो। तो कोचिंग कोई मायने नहीं रखता है, कोचिंग करना या नहीं करना। कोचिंग सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें हमारी पढ़ाई के अंदर रेगुलरिटी बनी रहे, और या फिर ख़ास तौर से ये कहें कि घर में इतना माहौल नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, घर में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। उस कंडीशन के अंदर आप ये कह सकते हो कि कोचिंग ज्वाइन करना आपका सबसे बेस्ट फैसला है। क्योंकि कोचिंग के बहाने आप 4 घंटे पढ़ के आते हो अच्छे से वहाँ से, और 4 घंटे से आने के बाद में उनको रिवाइज भी करते हो, तो घर वालों को भी आप कह सकते हो कि हमें वो जो पढ़ के आए हैं उसको रिवाइज करना है, तो टाइम निकाल सकते हो। लेकिन जो रूम लेके बाहर रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, उनके लिए तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बुक्स लेके आइए, जितने क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो कोचिंग इज़ नॉट कंपलसरी फॉर एनी प्रिपरेशन। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कोचिंग वाला, तो ये आप भ्रम में निकाल दें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, घर में ऐसी कंडीशन है, तब आप कोचिंग ज्वाइन ज़रूर कीजिए। तो इस प्रकार से ये जो बुक है, इन बुक में से आप ज़रूर क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है ये। और मैंने बताया भी आपको जो 13 यूनिट है, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर कितनी यूनिट पढ़े, कितनी यूनिट में से अपनी नेट या JRF निकाल सकते हैं।
देखो इसमें एक कन्फ्यूज़न है कि अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप जो है वो 8 यूनिट मतलब 8 यूनिट जो है, अगर आपने 8 यूनिट भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आप आराम से नेट या जेआरएफ निकाल सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने 8 यूनिट कैसे पढ़ी है, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए हैं, 8 यूनिट आपके कैसे अंगुलियों की टिप्स पे है, तो वो डिपेंड करता है। अगर आप 8 यूनिट इतनी अच्छे से आपने रिवाइज की, इतनी अच्छे से पढ़ रखी है, अंगुलियों की टिप्स पे आप बता सकते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, तो दैट मीन्स आपकी 8 यूनिट बहुत काफ़ी है। लेकिन अगर अपन ये चाहते हैं कि अपना जो है वो कंडीशन मीडियम सी है, अपन कोई ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट नहीं है, ओवर इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग अपन ने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, इतना ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं, प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, तो आप देखिए चलिए कि कम से कम आप इसमें से 10 यूनिट आपको लेके चलनी पड़ेगी। कौन सी 10 यूनिट्स या 8 यूनिट्स होनी चाहिए, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट्स हैं जो कम करके भी अपन अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो जैसे देखें अपन ऐसी यूनिट्स अपन सिलेक्ट करें जिनमें अपन अपना रिजल्ट है वो परफॉर्मेंस है वो अच्छी या बेस्ट दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले यूनिट बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री सबसे कंपलसरी है और करनी ही है। सेकंड सेल बायोलॉजी सबसे बेस्ट यूनिट है, करनी है आपको। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन सभी चीज़ें आ जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस। और फोर्थ अपन देखें इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी। ये आपको पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि ये पढ़ोगे तो आपकी जो मेन यूनिट है वो कवर हो जाएगी। आगे अपन देखें जैसे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अलावा अपन देखें एक प्लांट, फिजियोलॉजी। सेकंड अपन देखें एनिमल फिजियोलॉजी। यहाँ से अपनी जो 7 यूनिट है, ये तो बेसिक यूनिट है, सातों के सातों आपको करनी पड़ेगी। इनके अलावा अपन देखें कि जो स्टूडेंट करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो कौन से यूनिट में हाथ डालें। तो यहाँ से आगे अपन 8 नंबर देखें, तो यहाँ से अपन 8 नंबर देखें तो एक आ जाएगी इकोलॉजी एंड फंडामेंटल्स। ये यूनिट आप ज़रूर देखें। इसके बाद में जेनेटिक्स आ गई। इसके बाद अपन देखें इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर यूनिट है वो ज़रूर देख लें। इस प्रकार से जो मेन यूनिट है ये काफ़ी यूनिट्स हैं जिनके अंदर इकोलॉजी इवोल्यूशन आ जाएगा और ये यूनिट्स आ जाएगी। और फिर आपको पढ़ना है तो आप जो है वो अप्लाइड बायोलॉजी आप ज़रूर देख सकते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी है वो देख सकते हो, लेकिन ये काफ़ी है। और कुछ और अपन देखना चाहें जैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए टोटली अपन देखें तो थोड़ा बहुत मेथडोलॉजी की जो टेक्निक्स है, खास तौर से क्रोमेटोग्राफी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और काफ़ी ऐसी टेक्निक्स हैं, वो आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है वो आप देख सकते हो। जो मेन चीज़ें वो देख सकते हो। लेकिन ये जो यूनिट है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, कम से कम इतनी यूनिट 8, 7, 10 यूनिट तो इतनी होनी चाहिए कि आपको क्लियर हो। और ये जो मोटी यूनिट है इनके बारे में तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो किसी भी नेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको इसी प्रकार से इस मेथड से आपको पढ़ना है। और उम्मीद करता हूं कि आपको अपना जो मेथड है वो पसंद आया होगा। फिर भी किसी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाइए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके।